हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री फॉर ऑल। मतलब सभी के लिए ये केमिस्ट्री है। ओके, समझने वाले क्या क्या है, तीन टर्म को, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल। ये तीनों टर्म्स को हम लोग समझेंगे। ये तीनों चीज़ हैं क्या चीज़। ओके, तो ये एटम, सबसे पहले देखिए एटम। एटम के बारे में आप जानते हैं। ओके, व्हाट आर एटम्स स्टूडेंट्स? जॉन डाल्टन साहब ने 1808 में इसको सबसे पहले डिफाइन करने का प्रयास किया था। ओके, उन्होंने क्या कहा, एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ओके, दिस इज ऑल्सो मैटर। अगर हम लोग इसको डिवाइड करते जाएंगे और सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो मिलेगा, जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको एटम कहते हैं। जॉन डाल्टन साहब का ये स्टेटमेंट था। ओके स्टूडेंट, बट आप जानते हैं कि उसका स्टेटमेंट गलत साबित हो चुका है। ओके, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तीनों पाए गए इसके बाद में। तो जॉन डाल्टन का स्टेटमेंट गलत है, लेकिन उतना भी गलत नहीं है। जॉन डाल्टन ने दूसरा स्टेटमेंट भी कहा था, वो सही है। एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, दैट इज राइट। ओके, एटम्स डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। एक अकेला एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओके स्टूडेंट, तो एटम्स हमेशा कंबाइन करके ही एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सोडियम भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि NaCl के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके स्टूडेंट, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, नाइट्रोजन भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके स्टूडेंट, तो एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ओके, व्हिच मे नॉट हैव इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस। मतलब जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। ओके, मतलब फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, दैट इज एटम। ठीक, और यही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ओके स्टूडेंट, इस बात से आप क्लियर रखिए। ओके, तो एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट। बाद में आए कौन कौन, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन साहब, ओके, रेदरफोर्ड साहब। ओके, ये सभी ने पूरे कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किए एटम के ऊपर, बहुत मेहनत किए। 2-4 दिन में आया नहीं है। हम लोग तो उन लोगों का स्टेटमेंट को बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, लेकिन काफ़ी मेहनत से उन्होंने फिर से एटम के सब पार्टिकल्स को खोज निकाला, जो कि फंडामेंटल्स पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। मैं उन सारे चीज़ों के बारे में उतने डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ इस लेक्चर में, उसके लिए मैं स्पेशल लेक्चर लेकर आऊँगा। ओके स्टूडेंट, तो इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ मॉलिक्यूल को। ये मॉलिक्यूल होता क्या है। ओके, तो मॉलिक्यूल देखिए, मॉलिक्यूल्स आर आल्सो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर और स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच मे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ओके, मतलब ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। कौन, मॉलिक्यूल। कैसे, देखिए, H2 फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, N2 फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, O2 फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, NaCl फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, बट एटम का इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। ओके, मतलब मॉलिक्यूल्स, ये देखिए, सिमिलियर एटम कंबाइन करके भी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और डिसिमिलियर एटम कंबाइन करके भी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स को आप दूसरे ढंग से भी डिफाइन कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिमिलियर और डिसिमिलियर एटम। ओके, टू और मोर सिमिलियर और डिसिमिलियर एटम, ये भी आपका मॉलिक्यूल्स ही है। इससे पहले का लेक्चर में मैं कंपाउंड आपको डिस्कस कर दिया था। कंपाउंड आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिसिमिलियर एटम। मतलब ये सब क्या है, कंपाउंड है। ये सब क्या है, मॉलिक्यूल है। लेकिन गौर से बात देखिए, मॉलिक्यूल्स तो सब है, मॉलिक्यूल सब हैं, बट कंपाउंड ये हैं और मॉलिक्यूल्स सब है। मतलब सभी मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं हो सकते। सभी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं हो सकते। ये देखिए, ये मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड तो नहीं है, लेकिन सभी कंपाउंड क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, सभी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं हो सकते, बट सभी कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होंगे। माइंड में सेट करके रखिए। ठीक, तो ये हुई अपना एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक, फिर हम लोग चलते हैं आयंस के ऊपर। आयंस क्या होते हैं, तो
आयंस मेनली गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब सोडियम का आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है स्टूडेंट? 281। स्टेबल होने के लिए आउटरमोस्ट शेल में कितना चाहिए? 8 चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा ना, पता है क्या करना पड़ेगा? इस इलेक्ट्रॉन को भगाना पड़ेगा और ये ऐसे ही भाग जाएगा क्या? नहीं भागेगा। ये देखिए ये एटम का न्यूक्लियस है। ओके, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, यहाँ पर 8 होता है टोटल, और लास्ट में 1 होता है। तो अगर ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हो जाएगा किसी भी वजह से, तो ये स्टेबल फॉर्म में आएगा, और उसको हटाने के लिए इसको एनर्जी चाहिए। ओके, एनर्जी हम लोग को प्रोवाइड कराना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव कराने के लिए या उसको यहाँ से हटाने के लिए। ठीक, तो हम लोग जैसे इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाएगा और ये जो सोडियम एटम है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब Na+ आयन अगर बन रहा है तो ये किस फॉर्म में आ गया है? गैसियस फॉर्म में आ गया है। इस बात को आप क्लियर रखिए। ठीक, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? हट गया है। मतलब ये आयंस है। तो आयंस आर बेसिकली एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, चाहे वो मेटल का हो चाहे नॉन मेटल का हो। ठीक, फर्क नहीं पड़ता। ठीक, उसी प्रकार आप लोग आयंस के टाइप्स पढ़ते होंगे। मोनोवालेंट आयन मतलब जिसका वैलेंसी 1 होता है उसको मोनोवालेंट आयन बोलते हैं। हाँ, Na+, K+, ओके, इस तरह से H+, इस तरह से मोनोवालेंट आयंस पॉजिटिव आयंस हैं। ये मोनोवालेंट नेगेटिव आयंस भी होते हैं स्टूडेंट। ओके, जैसे NO3- नाइट्रेट आयन है। ओके, फिर OH- हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक, तो इस ढंग से मोनोवालेंट नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस दोनों होते हैं। ठीक, उसके बाद डाइवालेंट पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों होते हैं। जैसे देख लीजिए डाइवालेंट में कौन कौन आएंगे। जैसे मैं पॉजिटिव को देखता हूँ, Mg2+ है, Ca2+ है, Ba2+ है, बेरिलियम। ओके, कॉपर 2+ है। ये देखिए डाइवालेंट पॉजिटिव आयंस। ठीक, डाइवालेंट नेगेटिव आयंस भी होते हैं, देख लीजिए O2- है, SO4 2-, जिसको सल्फेट के नाम से जानते हैं, कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। ठीक, ओके स्टूडेंट, ये सब ये देखो सल्फाइड के नाम से जानते हैं इसको। ओके, सल्फाइड है, ये सल्फेट है, ये सल्फाइड और ये सल्फेट, ये ऑक्साइड। मतलब अगर एक एटम है तो IDE। ओके, सफिक्स में क्या आ जाएगा? IDE लास्ट में। अगर एक ही एटम से है इसको ऑक्साइड बोलते हैं, इसको सल्फाइड बोलते हैं। ओके, ठीक, तो इसी तरह से और बहुत सारे आते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इन सब इसको तो आप माइंड में सेट कर ही लीजिए, जो 10th 11th 12th में फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। ओके, तो इसके बाद हम लोग फिर से देखने वाले हैं ट्राइवालेंट नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस। ट्राइवालेंट क्या होता है? जिसका वैलेंसी 3 होता है। ठीक, देख लीजिए वैलेंसी 3 वाले आयंस, वैलेंसी 3 वाले पॉजिटिव आयंस हैं जैसे Al3+, ओके, Fe3+। ये सब वैलेंसी 3 वाले पॉजिटिव आयंस जो कि काफ़ी फेमस है। इसके अलावे फॉस्फेट, ये देखिए, ठीक, P3-, हाँ, ये सब भी काफ़ी फेमस है स्टूडेंट। ठीक, ट्राइवालेंट पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। तो आयंस बेसिकली काफ़ी अनस्टेबल होते हैं। मतलब ये अगर सोडियम अगर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो इधर क्लोरीन भी गैसियस स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये आयंस के फॉर्म में आ गया है। ठीक, देखिए जब सोडियम था उस समय तो अनस्टेबल था ही, जब सोडियम प्लस बना तो फर्दर और अधिक अनस्टेबल हो जाता है। मतलब इसमें एनर्जी और बढ़ गया है। एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ओके, मतलब एनर्जी अगर अधिक होगा तो स्टेबिलिटी कम होगा, और स्टेबिलिटी अगर अधिक है तो एनर्जी अधिक होगा। ये सारी चीज़ें क्यों हो रहा है केमिस्ट्री में? तो जस्ट फॉर स्टेबल होने के लिए हो रहा है, नथिंग एल्स। ओके, तो ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा और ये NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली स्टेबल हो गया। सोडियम तो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मैं इसी लेक्चर में बताया हूँ। हाँ, सोडियम आयंस में कन्वर्ट होता है, हाँ, और दूसरे नेगेटिव आयंस मतलब इसके ऑपोजिट आयंस के साथ कंबाइन करके वो कंपाउंड बनाता है या मॉलिक्यूल बनाता है और फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और बेसिक केमिस्ट्री को समझेंगे। ओके, थैंक यू।